जय श्रीमन नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माहेश्वरी समाज के YouTube चैनल के अंदर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम डॉक्टर ऑन बोर्ड। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको माहेश्वरी समाज के बहुत प्रसिद्ध जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपका परिचय तो कराएंगे ही, साथ में उनसे हम ये जानेंगे भी कि हम बीमार न पड़े इसके क्या तरीके हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप बीमार पड़े ही नहीं कि हमें बार बार इलाज की ज़रूरत पड़े। तो आज हम बात करेंगे हमारे जयपुर के प्रसिद्ध ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव राठी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है राठी साहब। राठी साहब का परिचय मैं आप सबको देना चाहूँगा। आपने SMS हॉस्पिटल से MS की डिग्री हासिल करी है, साथ ही आप टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई और मद्रास ENT रिसर्च फाउंडेशन से आपने एडवांस ट्रेनिंग प्राप्त करी है। वर्तमान में डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर है JNU मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के, और इसके अलावा आप राठीज ENT एंड वुमेन्स क्लिनिक के अंदर अपनी सेवाएं हम सब के लिए दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर साहब ENT जब नाम लेते हैं यानी कि गला हो गया, कान हो गया, हमारा नाक हो गया, ये जुड़े हुए हैं आपस में। सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन आ जाता है मन में, और जुड़ने के साथ एक चीज़ दूसरे से कैसे कनेक्ट है, कैसी समस्याएं हमको इसमें मिलती है, कैसे हम उनको पहचाने, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। तो हम लोग जानते हैं कि कान नाक गले की समस्या हमारे जीवन में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। मेरे हिसाब से हर इंसान जो है उसको अपने जीवन काल में एक ना एक बार कान की या नाक की या गले की समस्या होती है। अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो कान में जो बहुत आम तौर पे लक्षण देखे जाते हैं वो होते हैं, या तो मरीज़ कहता है कि मेरे को सुनाई कम दे रहा है, या मरीज़ के कान में से मवाद आना, कई बार मरीज़ को चक्कर की समस्या भी होती है, या कई बार मरीज़ कहता है कि मेरे कान में आवाज़ें आ रही है, मुझे घंटियाँ सुनाई दे रही है। कई बार मरीज़ को कान से मवाद आती है, कई बार मरीज़ के कान से खून भी आता है। तो ये आमतौर पर जो कान की समस्या है ये लक्षण मरीजों में देखे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ नाक की, तो नाक की जो समस्याएं हैं, जो लक्षण हैं वो है जैसे बार बार जुकाम होना, नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से खून आना, नाक से मवाद आना, या कई बार मरीज को स्मेल नहीं आती, मरीज ये नहीं बता पाता कि कोई चीज़ उसके सामने है तो उसमें खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। कई बार मरीज को स्मेल जो है अलग तरीके की आती है, अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको वो स्मेल ना आके कोई दूसरी चीज़ की स्मेल आएगी। और अगर मैं गले के लक्षणों की बात करूं तो गले में दर्द होना, खाने पीने में समस्या होना, मुंह में छाले होना, कई बार आवाज़ में परिवर्तन भी आ जाता है, कई बार मरीज़ को खराटे की समस्या भी होती है, या कई लोगों के गले में या गर्दन में गांठ भी हो जाती है। तो ये सामान्य लक्षण हैं जो आमतौर पर कान नाक गले की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मरीज अक्सर हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोला कि कान में से मवाद आती है। ये प्रॉब्लम वास्तव में बहुत सारे लोगों ने कई बार मुझे भी बताया, डॉक्टर से मिलना है, ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कान की संरचना के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल। अपना जो कान है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो बाहरी हिस्सा, जिसका एक पार्ट है जो पिन्ना अपन लोग देख पाते हैं, ये हिस्सा अंदर कंटिन्यू होता है, एक गुफा बनती है जिस गुफा से आवाज़ अंदर जाती है, जहाँ कई बार अपना कान का कचरा इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद अंदर आता है कान का पर्दा। पर्दे के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मध्य कान, कान का बीच वाला हिस्सा जहाँ पे सुनाई की हड्डियाँ होती है, जो बहुत बारीक हड्डियाँ होती है। और अगर उसके अंदर की बात करें तो उसके अंदर होता है अपना सुनाई का यंत्र है, अपना बैलेंस का यंत्र है, और साथ में सुनाई और बैलेंस की नसें। तो अगर मैं बात करूं कान से मवाद आने की, तो कान से मवाद आती है अगर समस्या कान के बाहरी हिस्से में हो या मध्य हिस्से में हो। अब मैं अगर बाहरी हिस्से की बात करूं तो बाहरी हिस्से में जो कॉमन एक प्रॉब्लम है वो है बाल तोड़ होना, और उसका कारण भी अक्सर हम खुद ही लोग हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि कुछ भी कान में कुछ भी मिला, कान के अंदर डाला, पेन हुआ, पेंसिल हुई, चाबी हुई, तो उससे बाल तोड़ होने का रिस्क होता है और फुंसी हो जाती है, और वो जो बाल तोड़ है उससे मवाद आने लग जाती है। कई बार जैसे बारिश के मौसम में हम लोग देखते हैं, या कई लोग जो स्विमिंग करते हैं, कहीं स्विमिंग करने गए या फिर कहीं तालाब में नहाए, कान में पानी चले गया, उसमें फंगस लग गई,
तो फंगस भी एक बहुत कॉमन कारण है कान से मवाद आने का। अगर मैं और अंदर जाऊं, फिर आता है कान का पर्दा। कई लोगों के जिनके अक्सर जुकाम होती है, या जो लोग थोड़े लापरवाह होते हैं जिनके बार बार कान में पानी जाता है, तो कई बार पर्दे में सुराख हो जाता है, और ये जो छेद है, इस छेद के माध्यम से कान में अंदर मवाद बनती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है। और कई लोगों में ये बीमारी बढ़ के एक तरीके से कान की जो हड्डियां, जिनकी मैंने अभी बात करी थी, जिक्र किया था, वो हड्डियां भी गलने लग जाती है और जिससे कान से मवाद आने लग जाती है। कुछ रेयर केसेस में अगर कान का कैंसर है, जो हम लोग नहीं सुनते, लेकिन कई बार कान का कैंसर भी होता है जिसमें भी कान से मवाद आ सकती है। बहुत रेयर केस है। डॉक्टर साहब, सुनाई नहीं आना ये भी एक अपने आप में एक आम समस्या हो रही है, और मैंने एक चीज़ देखी है कि बुजुर्गों के अलावा यंग में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ये क्यों पैदा हो रही है प्रॉब्लम? देखिए, इसके लिए भी अपन वही बात करेंगे। कान से अगर अपने को सुनाई कम आ रहा है तो उसका कारण बाहरी हिस्से में भी हो सकता है, बीच वाले हिस्से में, मध्य हिस्से में भी हो सकता है, और अंदरूनी हिस्से में भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है जैसा अपने को लगता है कि अगर सुनाई कम दे रहा है तो ये तो केवल ओल्ड एज की बीमारी है, ये तो बुजुर्गों में ही हो सकती है। ऐसा नहीं है। और आज के ज़माने में जहाँ पे इतना नॉइज़ पोल्यूशन है, मोबाइल का, फ़ोन का यूजेज इतना ज़्यादा हो गया है, तो आजकल ये बीमारी कम उम्र में भी देखने को मिलती है। अगर मैं कारणों की बात करूं, तो अगर बाहरी हिस्से में जो बहुत ही कॉमन कारण है वो है कि अगर अपन बार बार ईयरबड वगैरह यूज़ करते हैं तो जो हमारे कान के अंदर कचरा या मैल बनता है, वो मैल अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब वो कचरा जो है कान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। जब वो कचरा ब्लॉक कर देगा कान को, तो हमारी बाहर की आवाज़ अंदर तक नहीं पहुँच पाएगी। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कान के पर्दे में छेद होना। अगर मरीज के कान के पर्दे में छेद हो जाता है तो उससे भी मरीज की सुनाई कम हो सकती है। अगर अपन देखें, कई लोगों के जैसे होता है, वो कहते हैं जुकाम हुई और जुकाम के बाद हमारी सुनाई कम हो गई। तो जो आपने मेरे से बहुत पहले एक प्रश्न पूछा था कि सर कान, नाक और गला ये आपस में जुड़े हुए हैं क्या, तो इसका जवाब मैं आप देना चाहूँगा कि जुकाम जब होती है तो हमारे एक नेचुरली एक ट्यूब दी है भगवान ने अपने को, जो कान और नाक को आपस में जोड़ती है, जिसका काम होता है कान तक हवा को ले जाना, ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर रहे। लेकिन अगर जुकाम होती है तो ये जो ट्यूब है ब्लॉक हो जाती है, और इसके कारण कान के अंदर जो है हवा ना रह के वहाँ पे एक तरीके से ग्लू या एक चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जो साउंड को रोक लेता है। कई लोगों में कान की हड्डियां हैं वो गलने लग जाती है, कईयों में बचपन से कान की हड्डियां चिपकी हुई होती है या बाद में जाके चिपकने लग जाती है, उससे भी सुनाई कम हो जाती है। और एक जो बहुत कॉमन कारण है जो ओल्ड एज में होता है, बट अब यंगर जनरेशन में भी देखने को मिलता है, वो है सुनाई का यंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाना, या सुनाई की मशीन जो है या सुनाई की जो नस है वो कमज़ोर हो जाना, जिससे कि आवाज़ अंदर तक तो पहुंच रही है लेकिन वो कान से ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये मुख्य कारण है सुनाई कम देने। जब आप बात करते हैं चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो एक मेरे मन में एक मेरे मित्र थे, उनको एक समस्या थी, बार बार उनको चक्कर आते थे। लोगों ने उनके बीपी चेक करा लिए, सब करा लिए, सब नॉर्मल है। और आपने अभी इंट्रोडक्शन में के समय एक चीज़ बताई थी कि चक्कर आना भी ईएनटी की प्रॉब्लम है। ये बताएं, ये कैसे चीज़? ये एक बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि बहुत भ्रांति है इस चीज़ को लेके। जब भी किसी को चक्कर आते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसके तो कोई न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, इसके कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल यही तो हम सबसे पहले मरीज को लेके भागते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 70% जो चक्कर की परेशानी है वो कान के कारण होती है। मतलब अगर 10 लोगों को चक्कर आ रहे हैं तो उसमें 7 लोगों को चक्कर कोई कान की समस्या के कारण आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक अपन चक्कर को हमेशा से दिमाग से जोड़ते हैं, नसों से जोड़ते हैं, तो अपने को लगता है ये तो न्यूरोलॉजिस्ट का मैटर है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या इसके कॉमन कारण हैं, तो इसका एक बहुत ही कॉमन कारण जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कई बार कान में जो कचरा होता है अगर वो अत्यधिक मात्रा में होता है तो कचरे के हिलने से भी चक्कर आ सकते हैं अपने को। एक ये भी एक कारण है। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपसे बात करें तो आज जानकारी मिल रही है कि हमें कान भी साफ रखने जरूरी कितने आपको साफ रखने हैं, लेकिन आपको जो नेचुरल वे में साफ हो रहा है कान, बस उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। बाहर से आप कान साफ कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो लोगों की आदत होती है ईयरबड यूज़ करने की कान साफ करने के लिए, या कई बार वो पेंसिल यूज़ में ले लेते हैं, या माचिस की तिल्ली यूज़ में ले लेते हैं, या चाबी यूज़ में ले लेते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैंने 2-3 समस्याओं का अभी जिक्र करा है जिनका मुख्य कारण ही यही है, जैसे कान में फुंसी होना या बाल तोड़ होना, फंगस इन्फेक्शन होना, या कान में चक्कर आना,
इन सब के इनफैक्ट कई बार हमारे पास कई मरीज ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कान के अंदर कोई चीज़ को यूज़ किया, उनके पर्दे में भी छेद हो गया। तो मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या हो तो आप अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर को दिखाएं। आप खुद अपने लेवल पे कोई चीज़ कान में ना डालें, यहाँ तक कि कोई ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं डालना, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं आपके प्रश्न की तरफ आता हूँ, जो आपने कहा चक्कर की अपन बात कर रहे थे। तो ये तो मैंने आपको बताया, कान के बाहरी हिस्से में अगर वैक्स ज़्यादा हो तो वैक्स के मूवमेंट से भी चक्कर आते हैं। कई बार कान का जो मध्य हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, जिसमें मैंने आपको बताया एयर होती है और कान की हड्डियाँ होती है, कई बार क्या होता है इस हिस्से में ग्लू जमा हो जाता है, जिसका भी मैंने जिक्र किया था। तो जब ये ग्लू मूव करता है अंदर, एक तरीके से जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में जो पानी होता है वैसे ही ये ग्लू अंदर मूव करता है, और इसके मूवमेंट से भी अंदर का बैलेंस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है और पेशेंट को चक्कर आते हैं। एक बीमारी होती है जिसमें कान का जो अंदर का सुनाई का यंत्र है और जो बैलेंस का यंत्र है, इन दोनों में पानी जमा हो जाता है, और ये पानी जब अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो बहुत प्रेशर पड़ता है और कान की सुनाई भी कम हो जाती है उस मौके पे, और उसी समय मरीज को बहुत भयंकर चक्कर आते हैं कि वो जहां भी होगा उसको लगता है सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और वो आसपास कोई भी चीज को पकड़ लेगा। और एक और जो कॉमन कारण है, जो सबसे कॉमन कारण है चक्कर का, ही जो मैं आपको बताऊंगा वो है BPPV। ये एक बीमारी है जिसमें मरीज के कान के अंदर बहुत बारीक, अपने सबके बारीक कैल्शियम के कण होते हैं, और इन कणों का काम होता है ये अपने बॉडी के बैलेंस को बना के रखते हैं। बाई चांस अगर ये कैल्शियम के कण कोई कारण से अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह पे चले जाएं तो पेशेंट को चक्कर आते हैं। और ये पेशेंट अक्सर ही बताते हैं कि सर हमको वैसे ठीक रहता है, लेकिन जब हम करवट लेते हैं तो करवट लेने के टाइम पे हमको चक्कर आते हैं, थोड़ी सी देर के लिए चक्कर आएंगे और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो ये चक्कर की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम BPPV बोलते हैं। तो अभी अपन ने जितने भी कारणों की बात करी उसमें सबसे कॉमन कारण ये है, और इनफैक्ट अपन पूरे जितना भी अपन अगर चक्करों के कारण की बात करें, चाहे वो न्यूरोलॉजी के हो चाहे वो ENT प्रॉब्लम के कारण हो, उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये BPPV करके है, और जो पूरी तरह ठीक हो सकती है। पहले ये माना जाता था कि चक्कर अगर आ गए तो ठीक ही नहीं हो सकते, तो उम्र भर रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही उसका डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसको आप आराम से ठीक भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर चक्कर आए तो सबसे पहले ENT के पास जाने की अब अपनी आदत बना लेनी चाहिए, तो अपन बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ENT के अंदर कान के साथ नाक का आपने कहा एक अच्छा रिलेशन है एयर के लिए और दूसरे कई कारणों से, लेकिन नाक के अंदर भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, स्पेशली जो एलर्जिकल। इस समय तो जो वेदर ने स्थिति देखी है मैंने, ठंड आ जाती है, गर्मी, इतने तरह के मौसम है अपने हिंदुस्तान में, तो लोगों के ट्रैवल करने के कारण होते हैं। तो ये जो परिवर्तन आता है, और एलर्जी एक ऐसी चीज़ आ गई, कॉमन हो गई, डस्ट से एलर्जी, ये सब, उसके बारे में बताइए क्या है ये चीज़। देखिए सर, एलर्जी तो बहुत पुरानी बीमारी है और बहुत सालों से है, लेकिन ये आप बात सही कह रहे हैं कि एलर्जी आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है, और उसका एक बहुत ही बड़ा कारण ये है कि हम लोग जो है हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई है। बच्चे आजकल घरों में रहते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। पहले जो बच्चे मिट्टी में खेलते थे उनमें इतनी एलर्जी नहीं मिलती थी। आजकल जो बच्चे AC में रहते हैं हमेशा, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है एलर्जी होने का। अगर मैं एलर्जी के लक्षणों की बात करूं तो एलर्जी के लक्षण मोटे तौर पे जो हैं वो होते हैं, जैसे बार बार नाक का बंद होना, नाक से पानी गिरना, खुजली होना। खुजली नाक में भी हो सकती है, कई मरीजों को आंख में खुजली होती है, कईयों को तालू में भी होती है, यहाँ तक कि गले में, स्किन तक में मरीज को इचिंग होती है, और साथ में कई लोगों को छींकें भी बहुत आती है। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं, और यही एलर्जी अगर लंबे टाइम तक रह जाए, मरीज इसका इलाज नहीं कराता, इसको एक सिंपल एलर्जी मानता है और एलर्जी की जो गोलियां केमिस्ट के पास होती है वो लेता है और उसको आराम मिल जाता है। अगर अपन लापरवाही करते हैं तो यही एलर्जी कई लोगों में आगे जाके अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो अस्थमा तक भी मरीज को हो सकता है अगर एलर्जी लंबे टाइम तक रह जाती है। अब बात आती है कि एलर्जी अगर किसी को है तो उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एलर्जी के लिए सर सबसे पहले तो अपने को ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। पहले तो हम मरीज की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में लेते हैं, उससे हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि मरीज को किन चीज़ों से एलर्जी है। फिर एलर्जी के लिए आजकल बहुत सारे मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लड के टेस्ट भी हैं, एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें सुई लगा के देखते हैं कि किससे एलर्जी है। साथ में कई बार मरीज का CT स्कैन भी कराया जाता है, देखा जाता है कि एलर्जी के कारण के अंदर साइनस की समस्या तो नहीं डेवलप हो गई। उसके बाद हम लोग जो है
ये पता करते हैं कि मरीज के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। इसमें 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पास। पहला तो प्रिकॉशन तो सबसे बढ़िया एक तरीके से मेथड है एलर्जी से बचने का, और ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। प्रिकॉशन, अगर मरीज को समझ लीजिए कि धूल मिट्टी से एलर्जी है तो वो ध्यान रखे जब भी बाहर जा रहा है, घर पे सफाई हो रही है, वो कपड़ा लगा ले। कई लोगों को एलर्जी होती है पराग से, जब मौसम बदलता है, जैसे आपने बात करी कि चेंजिंग वेदर में जो है लोगों को एलर्जी होती है, वो पराग से होती है। तो उस टाइम पे जिनको पराग से एलर्जी है वो बाहर कम से कम निकले, या निकले तो कपड़ा लगा के निकले, मास्क लगा के निकले, और अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखें जहाँ तक हो सकता है। और जो कॉमन कारण है, कई लोगों को फंगस से भी एलर्जी होती है। बारिश के मौसम में कई लोगों को एलर्जी होती है, मॉइस्चर से एलर्जी होती है, वो फंगस एक कारण होता है। कई लोगों को बालों से एलर्जी होती है, स्पेशली जो जानवरों के बाल होते हैं, डॉग्स के, पेट्स के जो बाल होते हैं, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इनके जो बाल होते हैं इनसे भी एलर्जी होती है। और कई लोगों को शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, कॉकरोचेस से भी एलर्जी होती है। अगर घर में किसी कॉकरोच ज़्यादा हैं तो उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है। उनके लक्षण ये सब हो सकते हैं, छींके आना, पानी गिरना, खुजली होना। तो अगर पता लग पाता है अपने को किन चीज़ों से एलर्जी है तो उनसे अपने को बचाव करना है। फिर अगर कई लोगों के एलर्जी बहुत लंबी होती है तो पेशेंट को एलर्जी के कारण अंदर पॉलिप बन जाते हैं। जो अपन साइनस की शिकायत सुनते हैं कि साइनस हो गया, तो ये साइनस और कुछ नहीं है। साइनस एक तरीके से नाक के अंदर जो अपने खाली जगह होती है जिसके अंदर हवा रहती है ताकि अपना सर हल्का रहे, और अपन जो एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें मॉइस्चर रहे, ये वो साइनसेस हैं जिनमें लंबी एलर्जी के कारण पॉलिप बन जाते हैं, इनमें बलगम जमा हो जाता है। तो अगर मरीज को ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो फिर हमको इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, जो पूरी तरह दूरबीन से होता है, जिसमें बाहर कोई चीरा नहीं लगता, पूरी तरह स्कारलेस है, और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। एक जो ऑप्शन रहता है अपने पास वो होता है इम्यूनोथेरेपी, जो कि एक लेटेस्ट थेरेपी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है, और अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ अपने पास कोई तरह की वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन मरीज को लगभग 3 साल या 5 साल तक लेनी पड़ती है, और बहुत लोगों को एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है। और कई लोग होते हैं जिनको बीच बीच में एलर्जी के लिए दवाई लेनी पड़ती है। पहले जो दवाइयाँ आती थी उनसे मरीजों को नींद बहुत आती थी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेट्रिजिन, जो अपन बहुत कॉमनली यूज में लेते हैं। बट आजकल जो मेडिसिन आ गई है, ये नई जनरेशन की मेडिसिन है, तो इनमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, इनमें नींद वगैरह भी नहीं आती। और कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो केवल नाक के अंदर ही रहती हैं, वो सर्कुलेशन में नहीं जाती, वो एक तरीके से स्प्रे के फॉर्म में आती है। तो बहुत सेफ है, लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एलर्जी को आप नज़रअंदाज ना करें, उसका इलाज लें, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो और कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। आपने अभी बाद में बताया साइनस की प्रॉब्लम, और ये बहुत कॉमन है इस समय लोगों के बीच में, और लोग ये समझते हैं कि उनको एलर्जी के कारण साइनस हो गया है या जुखाम है इसलिए जुखाम साइनस, ये अलग अलग है, एक है चीज़। और साइनस बेसिकली क्या है, और जो सर में उनको जो प्रॉब्लम फील होती है, क्या रिलेशन है इनका? देखिए, साइनस क्या है? साइनस एक तरीके से अपने जो चेहरे की हड्डियां हैं, उन हड्डियों में, कुछ हड्डियों में जो है हवा रहती है, और वो हवा जो है उसका काम ही होता है वो सर को हल्का रखती है, ठीक है। साथ में उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मात्रा में मॉइस्चर बनता है, और वो मॉइस्चर उन साइनस से नाक में आता है, ताकि जो अपन एयर ले रहे हैं वो एयर ड्राई अंदर नहीं जाए, उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहे, ताकि अपने गले में, अपने फेफड़ों में ड्राइनेस पैदा ना हो। तो ये साइनसेस जो हैं ये अपनी बॉडी के बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर्स हैं, ह्यूमिडिफायर है, आप ये कह सकते हैं, ये ह्यूमिडिफायर का काम करते हैं, और ये अपने को मिलते हैं आँख के ऊपर, आँख के नीचे, ठीक है। और जो अपन बात कर रहे हैं कि साइनोसाइटिस या साइनस की प्रॉब्लम क्या है, साइनस की प्रॉब्लम 2 मेन कारण से होती है। एक तो बार बार जुकाम होना, बार बार इन्फेक्शन होना नाक में। जब बार बार इन्फेक्शन होता है नाक में, तो नाक के अंदर की जो एक तरीके से खाल है, जो ये मांस है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो साइनसेस के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अब जब उनका रास्ता ब्लॉक होगा तो उनके अंदर जो भी मॉइस्चर बन रहा है वो मॉइस्चर अंदर के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उसमें पस पड़ जाता है, और ये पस पड़ने के कारण पेशेंट को साइनस की तकलीफ बन जाती है। दूसरा कारण जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वो है एलर्जी। अगर मरीज को बार बार एलर्जी होती है तो एलर्जी के कारण भी नाक के अंदर पॉलिप बन जाते हैं, और ये पॉलिप नाक से लेकर साइनस तक हर जगह जा सकते हैं। लक्षणों की अगर अपन बात करें तो लक्षण जो साइनस के पेशेंट्स में होते हैं वो रहते हैं बार बार जुकाम होना, नाक बंद रहना, सर में दर्द होना। जैसे जैसे दिन निकलता है वो कहते हैं कि हमारा सर भारी होता जाता है, ऑफिस में उनसे काम नहीं किया जाता। कई लोगों को स्मेल आना बंद हो जाती है, क्योंकि नाक में पॉलिप है, तो जो स्मेल वाला एरिया है अपने नाक के अंदर, वहाँ तक
अपनी जो स्मेल है वो पहुंच ही नहीं पाती, तो मरीज कहता है मेरे को सांस ही नहीं आ रही, मेरे को स्मेल नहीं आ रही। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि साइनस में मरीज के नाक में बदबू वाला पानी बनता है, तो उसको बदबू आती है, या उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास में से बदबू आ रही है। तो ये कॉमन कारण होते हैं। इलाज की अगर मैं बात करूँ तो इलाज जो है, पहले हम दवाइयाँ दे के देखते हैं। 2 से 3 हफ्ते का कोर्स रहता है दवाइयों का। बहुत लोगों को दवाइयों से आराम मिल जाता है और उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। लेकिन कई लोगों के वो जो बहुत लेट आते हैं हमारे पास, जिनके अंदर पॉलिप बन जाते हैं या साइनस पूरी तरह बंद हो चुका होता है, तो उसको हमको खोलना पड़ता है और ये दूरबीन द्वारा खोला जाता है। और ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जिसको हम FESS के नाम से बोलते हैं, और दूरबीन का ऑपरेशन है, और इससे साइनस की तकलीफ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ओके। एक बहुत ही कॉमन एक समस्या है, आपने बहुत स्टार्टिंग में भी नाम लिया था, वो है खराटे आना। स्पेशली मेल को तो जो खराटे आते हैं घर में, जो फिर उसके बाद में उसकी जो स्थिति होती है वो बड़ी दयनीय हो जाती है। वो मतलब शायद शरीर से इतना तकलीफ नहीं पाएगा जितना मानसिक रूप से तकलीफ पाने लगता है। तो ये खराटे जो है, ये प्रॉब्लम कहाँ की है? नाक की है, गले की है, या सांस की है? किस चीज़ की समस्या है, ये कैसे है? देखिए मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि खराटे जो है, अपन लोग सोचते हैं कि खराटे केवल बुजुर्गों की या बड़े लोगों की परेशानी है। ऐसा नहीं है। खराटे 3 साल की उम्र से चालू हो सकते हैं। एक 3 साल की उम्र के बच्चे को भी खराटे आ सकते हैं, और 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी खराटे आ सकते हैं। तो खराटे को अपन उम्र से जोड़ते हैं, वो गलत है कि बचपन में खराटे नहीं होते, बुजुर्गों को ही खराटे होते हैं। तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खराटे किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। दूसरी बात, खराटे क्यों आते हैं? खराटे इसलिए आते हैं कि जब हमारी सांस में रुकावट है कहीं भी का मतलब हो गया नाक से लेके फेफड़ों के बीच में। अगर फेफड़े में रुकावट है तो खराटे नहीं आएंगे, लेकिन नाक से लेके जो फेफड़ों तक का रास्ता है, चाहे वो नाक हुई, चाहे वो नाक के पीछे का हिस्सा हुआ, चाहे वो गला हुआ, चाहे वो सांस का रास्ता हुआ, कहीं भी रुकावट है तो मरीज को खराटे आ सकते हैं। खराटे के कारण अलग अलग होते हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में कारण अलग होते हैं, बड़ों में कारण अलग होते हैं। बच्चों में बात करूं तो बच्चों में बहुत ही कॉमन कारण है, जैसे अपन ने टॉन्सिल का नाम सुना है, वैसे ही बच्चों में भी टॉन्सिल होते हैं एक प्रकार के, जिनको हम बोलते हैं एडिनॉइड, जो कि नाक के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। तो ये जो एडिनॉइड्स होते हैं ये 2-3 साल की उम्र में बनना चालू होते हैं, और ये 7-8 साल की उम्र तक बड़े होते हैं। कई बच्चों के इतने बड़े हो जाते हैं कि बच्चे की नाक पूरी तरह बंद हो जाती है, और वो बच्चा नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस लेता है, और जब वो मुंह से सांस लेगा तो उसको खराटे आएंगे। या फिर अगर अपन बड़ों की बात करें तो बड़ों में क्या होता है? बड़ों में अक्सर ये होता है कि जैसे एलर्जी है, नाक के अंदर पॉलिप बन गया, जिसकी अभी मैंने बात करी थी। कई लोगों में जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है तो उनके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है। वो जो चर्बी है जीभ में भी रहती है, जीभ के पिछले हिस्से में भी रहती है। तो ये जो चर्बी है ये क्या करती है, जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे ये चर्बी आपके सांस के रास्ते को दबा देती है, और जब सांस का रास्ता छोटा हो जाता है तो मरीज को खराटे आने लग जाता है। तो अगर अपन लक्षणों की बात करें, क्योंकि पेशेंट खुद कभी नहीं बताता कि मेरे को खराटे आते हैं, उसको खराटे के जो लक्षण है वो इनडायरेक्ट रूप में आएंगे। इनडायरेक्ट कैसे आएंगे? वो ये कहेगा कि मेरे को सुबह पूरी 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैं सोया नहीं, मेरी नींद अभी बाकी है। या सुबह वो उठेगा तो वो फ्रेश फील नहीं करेगा, उसको लगेगा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कई बार मरीज को खराटे से इतनी समस्या आती है कि वो बैठे बैठे कहीं भी सो सकता है। वो अगर मान लीजिए ड्राइव कर रहा है, कार चला रहा है, तो कार चलाते चलाते भी मरीज को नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है। साथ में मरीज, क्योंकि खराटे में होता ये है कि आपका जो ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो पेशेंट के ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पेशेंट कई बार इरिटेबल हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा आने लग जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता। वो कहता है कि मैं एक चीज़ को याद नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बाकी घर वाले तो ज़रूर बताते हैं कि पेशेंट जो है खराटे लेता है, और खराटे का इफेक्ट जो है वो आपके लंग्स पे भी आएगा, क्योंकि आपके लंग्स को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और खराटे का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो होता है कि उससे आपको बीपी की समस्या भी हो सकती है, और कई लोगों को स्ट्रोक आने की या पैरालिसिस आने का भी रिस्क रहता है। अगर अपन जो स्लीप एपनिया है या ये जो खराटे की परेशानी है, इसके इलाज की बात करूँ तो इलाज में अपने पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो सबसे इफेक्टिव ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, वो है ऑपरेशन। अगर मरीज के नाक के अंदर पॉलिप हो, मांस बढ़ा हुआ हो, या नाक के पीछे जो एडिनोइड्स की मैंने आपको समस्या बताई थी वो है, तो इनका ऑपरेशन से 100% जो है रिजल्ट मिलता है।
पेशेंट की जो खराटे की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, उसको कभी खराटे वापस नहीं आते। लेकिन कई लोगों में जो खराटे है वो ऐसी जगह से पैदा हो रहे होते हैं कि जहां आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो उसमें पेशेंट को अक्सर एक मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं CPAP मशीन। वो मशीन पेशेंट को जब भी वो सोता है उस टाइम लगानी पड़ती है, और कई बार मशीन को आप कैरी भी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कहीं बाहर जा रहे हैं, छोटी सी पोर्टेबल मशीन होती है, वो आप कैरी भी कर सकते हैं। लेकिन खराटे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका इफेक्ट जो है आपके हार्ट पे, ब्रेन पे, लंग्स पे सब जगह आता है। और स्पेशली बच्चों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों में ये एक तरीके से ग्रोइंग एज है। बच्चों की ये उम्र है जब ये डेवलप कर रहे हैं, तो अगर इनके ब्रेन पे इफेक्ट आने लग गया तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बच्चा कमज़ोर रह जाता है, बच्चे को चीज़ें याद नहीं होती। तो इसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि खराटा जो प्रॉब्लम है ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगती है, मगर इसका जो असर है वो बहुत ही बड़ा आपने बताया है। नो डाउट जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन बीमारी और है जो हम सबको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है, और कईयों को तो बार बार, और वो है टॉन्सिल। ये क्या है, कैसे, क्यों हो रहे हैं और इसको कैसे संभाला जाए? देखिए, टॉन्सिल की बात करें तो टॉन्सिल सबके होते हैं, जैसे अपेंडिक्स है वैसे ही टॉन्सिल भी एक टिश्यू है जो सबके गले में होता है, और इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। ये 3 साल की उम्र से ये ग्रो करना चालू करता है, लगभग 10 साल की उम्र तक ये ग्रो करता है, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। आमतौर पर इसके लक्षण जो हैं वो ये रहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है या कभी हम ठंडा खा लें या खटाई खा लें, तो उसके बाद हमें ये टॉन्सिल की तकलीफ हो जाती है, जिसमें मरीज को गले में दर्द हो सकता है, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है, कई बार बुखार भी आ जाता है। लेकिन कई लोगों में ये टॉन्सिल एक बड़ा रूप ले लेते हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि मरीज को इसके लक्षण साल में 2-3 बार की बजाय साल में 8 बार, 9 बार, या कई बार मरीज को हमेशा टॉन्सिल के लक्षण महसूस होते हैं। जैसे मरीज को, अगर वो टॉन्सिल इतने बड़े हो गए तो मरीज को कई बार खाना खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये आपके खाने का रास्ता भी ब्लॉक कर देते हैं। तो कई बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर ये बच्चा बहुत छोटे बाइट लेता है, ये बड़े बाइट खा नहीं पाता है, जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है। या कई बार ये टॉन्सिल इतने बड़े होते हैं कि आपके सांस के रास्ते को भी दबा देते हैं, तो बच्चे को इसमें खराटे की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो खराटे है उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे की बॉडी पे। कई बार ये टॉन्सिल इतने बड़े होते हैं कि ये मरीज़ की आवाज़ में भी परिवर्तन कर देते हैं, कि मरीज़ की आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है, उसकी आवाज़ दबी दबी होती है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण ऐसे हैं कि जिनका अपन वेट नहीं कर सकते। अपन ये सोचें कि ठीक है बच्चा 10 साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा, तब तक टॉन्सिल खत्म हो जाएंगे और बच्चे को लक्षणों से आराम मिल जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा खराटे ले रहा है या मुंह खोल के सांस ले रहा है या बच्चे को खाने पीने में दिक्कत है, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बच्चा मुंह खोल के सांस लेगा तो उसका इफेक्ट उसके चेहरे की ग्रोथ पे आएगा, उसके चेहरे की शेप खराब हो जाएगी, उसकी नाक जो है वो पिचक जाएगी, उसका तालू ऊपर चले जाएगा, उसको बार बार दांतों के इश्यूज होंगे, उसके दांत टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, उसके दांतों में केरीज होंगी। कई बार टॉन्सिल के जो इन्फेक्शन है वो कान में भी जाते हैं, जिसके कारण मरीज के कान में बार बार दर्द होता है, उसकी सुनाई कम हो जाती है। या अपन ने बात की थी कान से मवाद आना, तो कई बार मरीज के कान के पर्दे में भी छेद हो जाता है। तो अगर समस्या ज़्यादा है तो ये ना सोचें कि टॉन्सिल है, हमको तो ऑपरेशन नहीं कराना है। आप इतना हार्ड एक माइंडसेट लेके ना रहें कि हम बिना ऑपरेशन के ही जो है इसका इलाज करवाएंगे। क्योंकि अगर ये सारे लक्षण इसके आते हैं बच्चे के, और अगर इन लक्षणों के कारण ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए ये एक बार परमानेंट हो गए तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते। और टॉन्सिल के जो ऑपरेशन होते हैं आजकल वो बहुत ही सेफ होते हैं, पूरा दूरबीन द्वारा और लेज़र द्वारा होते हैं, जिसमें कोई तरह का रिस्क नहीं है। और पेशेंट 3 दिन 4 दिन बाद एकदम फिट हो जाता है और उसको ये सारी परेशानियों से एक तरीके से मुक्ति मिल जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि दवाइयाँ ट्राई करें, दवाइयाँ लें, लेकिन अगर पेशेंट को दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है या उसके लक्षण सीवियर हैं या उसको बार बार लक्षण आ रहे हैं, तो एक बार ऑपरेशन का अगर डॉक्टर ऑप्शन देता है तो उस बारे में भी विचार करें। डॉक्टर साहब से अभी हमने बात करी और नाक कान गले को लेकर के, मैं अब एक ऐसे विषय को इसी चीज़ से जोड़ के बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, जो आज के समय में उतनी ही कॉमन हो गई है जितनी कि खांसी और जुकाम कॉमन है। मैं बात करता हूँ सर, आपसे जानना चाहूँगा मुंह के और गले के कैंसर के बारे में। बहुत आम होता जा रहा है, बहुत लोगों के अंदर सुनाई दे रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है।
इसके बारे में बताइए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कैंसर बहुत आम हो गया है, उसका काफ़ी हद तक कारण जो है हमारी जो आदतें हैं वो है, क्योंकि आजकल स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है। टोबैको कंजम्पशन, जो तंबाकू गुटखा, इनका सेवन बहुत बढ़ गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुंह और गले का कैंसर ऐसा कैंसर है जो 90% तक प्रिवेंटेबल है, जिसको आप रोक सकते हैं, जिससे आप बच सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर ये कैंसर उन्हीं में देखा जाता है जो कोई ना कोई तरह का सेवन करते हैं। तो अगर अपन चाहे मदिरा पान हो, चाहे गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, कोई भी तरह किसी भी फॉर्म में जो एडिक्शन है, अगर अपन वो अवॉइड करें तो आप हेड एंड नेक कैंसर या गला, मुंह और सर के कैंसर को आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर मैं कैंसर की बात करूं कि इसमें क्या लक्षण मिलते हैं मुंह के कैंसर के या गले के कैंसर के, तो मुंह का जो कैंसर होता है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका लक्षण बहुत ही जल्दी आता है। जल्दी ऐसे आता है क्योंकि अगर आपको लगे कि आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला है जो लग रहा है आपको भर नहीं रहा, जो छाला आपने बहुत दवाई भी लगा दी लेकिन उसके बाद भी ये हील नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये नॉर्मल छाला नहीं है। और क्योंकि ये आपको दिखता है सामने, तो इसको इग्नोर करने के चांस कम होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी आदत होती है, हम कई बार चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसलिए हम कैंसर को आगे तक की स्टेज में ले जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पेट के कैंसर की, तो वो कैंसर अपने को दिखता नहीं है, वो बहुत लेट पता लगता है जब मरीज के लक्षण बहुत सीवियर हो जाते हैं। लेकिन मुंह का कैंसर ऐसा है कि आप हर रोज अपना मुंह खोलते हैं, ब्रश करते हैं, देखते हैं, तो मुंह का कैंसर ऐसा है कि जिसको आप बहुत जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, आप इंस्पेक्शन करते रहें, देखते रहें। प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बताया कि जहाँ तक हो सके इन चीज़ों का सेवन ना करें। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा श्रोताओं को कि जिनकी भी कोई भी तरह के एडिक्शन की आदत है, वो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके वो इस आदत को छोड़ दें। ये आपके हित के लिए भी है और आपके परिवार के हित के लिए है, क्योंकि कैंसर के बारे में ये कहा जाता है कि कैंसर एक इंसान को नहीं होता, कैंसर एक परिवार को होता है। क्योंकि इसमें एक तरीके से साइकोलॉजिकल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि कैंसर का खर्चा बहुत महंगा है और इसका इलाज जो है, इलाज के बाद भी कई बार अपन देखते हैं कि हम मरीज को नहीं बचा पाते क्योंकि हम बहुत एडवांस स्टेज में लेके आते हैं। तो कैंसर में हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और मुंह और गले का कैंसर जो है आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर अपन और मैं लक्षणों की बात कर रहा था, तो ये मैंने मुंह के कैंसर के लक्षण बताया कि अगर मुंह में कोई छाला हो गया जो भर नहीं रहा, छाले में से खून आ रहा है या उसमें से बदबू आ रही है, छाले में दर्द हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको लेके अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत दिखाना चाहिए। अगर गले के कैंसर की बात करें तो गले के कैंसर के लक्षण होते हैं, मरीज की आवाज़ में परिवर्तन आ सकता है, उसकी आवाज़ जो है खराब हो सकती है, दब सकती है उसकी आवाज़, या हो सकता है कि मरीज को खाने में दिक्कत हो, वो रोटी खा पाए या पानी जो है पानी पी पाए लेकिन रोटी नहीं खा पा रहा, और धीरे धीरे खाने की समस्या बढ़ती जाती है। या कई बार मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अगर मरीज के स्वर यंत्र में कैंसर होता है तो कई बार मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो कैंसर के देखने को मिलते हैं। अगर मैं इलाज की बात करूं तो कैंसर में 3 पद्धतियां हैं जिनसे इलाज होता है। पहला है ऑपरेशन, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडियोथेरेपी। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज पे है कैंसर, उस हिसाब से हमको ये डिसाइड करना होता है कि मरीज के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा। कई बार हमको 2-3 पद्धतियों को मिलाना भी पड़ता है पूरे इलाज के लिए, कई बार केवल एक पद्धति से भी इलाज हो जाता है। बट कैंसर का ये है कि जितना जल्दी अपने को इसका पता लग जाए, जितना जल्दी अपन इसका इलाज करा लें, कैंसर का क्योर के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर अपन लेट करते हैं तो क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर हम लोग सुनते हैं कि कैंसर का इलाज भी करवाया फिर भी वो नहीं बच पाया, तो उसमें कुछ हद तक हमारी लापरवाही भी होती है कि हम लोग समय पे नहीं दिखा पाते या नहीं दिखाते। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगे तो डरिए मत, एक बार जाके दिखाइए। हो सकता है वो नॉर्मल छाला हो, नॉर्मल चीज़ हो, लेकिन अपनी तरफ से हम लापरवाही करने से बचें। मित्रों, आज की चर्चा को मैं यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब एक खास बात का ध्यान रखेंगे कि वो ये है कि हम सब अपने आप को बीमार ही ना होने दें। आज की चर्चा में हमने बहुत कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में पता किया है जिनसे हम अपने आप को बड़ी बीमारी से बचा लेंगे। हमारे बीच में
ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। और आप सबको भी बताना चाहूँगा कि सर से अगर आपको कोई राय लेनी है, डॉक्टर साहब से आपको जब भी मिलना हो, तो इनसे हम कहाँ मिल सकते हैं उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आराम से आप उसे पढ़िए और इनसे राय लेने के लिए आपको जब भी अवसर मिले ज़रूर लीजिएगा। तो आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, सुखी रहें, साथ साथ चलते रहें इन्हीं कामनाओं के साथ में। जय महेश।